हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्राची। वेलकम टू सिलेक्शन मेट। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत अच्छी चल रही होगी। गाइस, आज के सेशन में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 13 को डिस्कस करेंगे, जो कि हम यूपी टीजीटी मैथ्स 2019 का पेपर डिस्कस कर रहे हैं और बिल्कुल हम लास्ट स्टेज पर हैं। एक या दो सेशंस में जो सारे क्वेश्चंस 120 क्वेश्चंस 2019 के पेपर में पूछे गए थे वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो अगर आप टीजीटी मैथ्स या पीजीटी मैथ्स के एस्पिरेंट हैं, यानी कि मैथ्स आपका मेन सब्जेक्ट है, तो ये सेशंस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आप एक बार चैनल को ज़रूर विजिट करें, सारे सेशंस को ज़रूर देखें। कहीं से भी आप तैयारी कर रहे हो, लेकिन प्रैक्टिस आपके लिए बहुत ज़रूरी होती है और ये जानना भी बहुत ज़रूरी होता है कि प्रीवियस ईयर में कैसा पैटर्न क्वेश्चंस का पूछा गया था। तो उसी को लेकर के क्लासेस हमने आपके लिए चलाई हैं। काफ़ी क्लासेस, इससे पहले 12 क्लासेस हो चुकी हैं, आज 13 क्लास है और आई होप आपने वो क्लासेस भी देख ली होंगी। बाकी यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए मैथ्स और DSSB टीजीटी पीजीटी मैथ्स के लिए और आने वाली वैकेंसी जो LT ग्रेड की है उसमें भी मैथ्स क्योंकि सब्जेक्ट पूछा जाता है, उसके लिए भी सेशंस आपके लिए बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉमन सिलेबस है तीनों ही एग्जाम्स का। इसलिए ये मैं आपको बता रही हूँ। कहीं भी जहाँ आपका सब्जेक्ट मैथ्स आपको पूछा जाना है, वहाँ उस हर एक एग्ज़ाम के लिए सेशन इम्पॉर्टेंट है। तो ये तो रही बात सेशन की कि हम क्या डिस्कस कर रहे हैं और किस एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे सभी वीडियोस के आपको डायरेक्टली नोटिफिकेशन मिल पाए। तो चलिए अब बिना वक्त को ज़ाया किए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। आज हम शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 106 से। तो सिंप्लीफिकेशन का ये क्वेश्चन है। सिंपल सॉल्व करना है आपको। एक इक्वेशन आपको दी है और यहाँ से आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपने कैसे टैकल करना है, सीधा बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की ओर। इसको शुरू करने से पहले एक बात मुझे आपको और बतानी है कि मैथमेटिक्स जब तक आप कितना भी इजी क्वेश्चन हो खुद से सॉल्व नहीं करोगे, आपको वो क्लियर नहीं होगा 100%। तो या तो आप पूरा सेशन एक बार देख लीजिए, उसके बाद खुद से क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, या फिर साथ साथ इनको आप सॉल्व करते ज़रूर चलिएगा। चलिए, तो सबसे पहले हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने लिया है LCM। आई होप आपको LCM लेना आता होगा, क्योंकि अगर आप टीजीटी पीजीटी के एस्पिरेंट हैं तो ये एक बहुत ही कॉमन चीज़ होती है, आपको LCM लेना आता होगा। तो x-3 और x+5 यहाँ से LCM आ जाएगा और ऊपर ये आ जाएगी आपकी वैल्यू, इधर से x+5 और -x-3। ठीक है, इसको ओपन करेंगे तो ये टर्म आपके पास आ जाएगी। यहाँ से आपसे जो है x से x कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 8 और यहाँ पर आ जाएगा 6। इनकी करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई, उसके बाद हमें क्या मिलेगा, उसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारे पास लाइन आएगी, 48 को इधर ले जाएंगे, सॉल्व करेंगे तो एक बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे फटाफट से आप 5 से 10 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। सेशन वो छोटा सा एक सेशन है, शॉर्ट सेशन है, चैनल पर अवेलेबल है। एक लाइन में डायरेक्टली आप क्या आंसर आएगा, क्या वैल्यू आएगी, क्या दो वैल्यूज़ आपको मिलेंगी विद साइन, एक लाइन में आप कैसे निकालेंगे, चैनल पर वीडियो अवेलेबल है, उसको आप ज़रूर देख लेना। कहीं भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसको आप बहुत जल्दी आंसर कर सकते हो। 63 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिनको माइनस करके आए 2। ठीक है, तो वो क्या है, 9 7 63 और 9 में से 7 माइनस करेंगे तो क्या आता है 2। ठीक है, अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आती है तो आप अगर कमेंट करके बोलेंगे, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगी, वहाँ से आप सीख लेना कि एक ही लाइन में क्या साइन आपको लगाना है और क्या फैक्टर्स आएंगे, उसको आप कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से फैक्टर्स हमने निकाले कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई थी, डायरेक्टली हमारे फैक्टर्स क्या आ जाएंगे सॉल्व करके, -9 और 7, और यही हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। बताना आपको मुझे ये था कि कैसा क्वेश्चन पूछा गया था और उसको सॉल्व करने की अप्रोच क्या हो सकती है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107 की, और ये इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। और मैं आपको हर सेशन में बताती हूँ कि अगर हम 5 क्वेश्चन भी डिस्कस कर रहे हैं तो आप वहाँ से कोई ना कोई 5 चीज़ें ज़रूर सीखते हो, चाहे वो फॉर्मूला हो, चाहे कोई कॉन्सेप्ट हो, यहाँ से भी आप सीखेंगे। तो 107 क्वेश्चन हमारे पास है। यहाँ पर 3x - 2/x² की पावर है 15। इसका आपको क्या करना है, एक्सपेंशन करना है और कौन सा पद निकालना है, वो टर्म निकालनी है जो कि फ्री फ्रॉम x है, यानी कि x से स्वतंत्र पद आपको निकालना है। तो बिना वक्त ज़ाया किए बढ़ते हैं इसके सोल्यूशन की ओर। तो rवें पद का जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पर अप्लाई होगा, जो कि क्या होता है, TR+1 = NCR। तो n की वैल्यू है 15, तो 15CR। फिर जो पहली टर्म होती है उसकी पावर n - r, तो 3x की पावर 15 - r, और जो सेकंड टर्म होती है
माइनस के साथ लेंगे क्योंकि प्लस में फॉर्मूला होता है, तो -2/x की पावर r। क्लियर है? NCR, पहली टर्म की पावर n-r, दूसरी टर्म की पावर r, ये फॉर्मूला होता है। n की जगह 15 रखा, पहली टर्म 3x है, दूसरी -2/x² है। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व क्या किया हमने, 3 की पावर 15 - r अलग किया, x की पावर 15 - r अलग कर लिया, ये -2 की पावर r अलग किया और x की पावर 2r अलग किया। x को ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर -2r हो जाएगा अगली लाइन में। तो यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, x से ही स्वतंत्र पद हमें चाहिए, तो x की सारी टर्म्स कर लेते हैं कंबाइन। तो जब कंबाइन करेंगे तो ये आपस में हो जाएंगी ऐड। तो x की पावर एक है 15 - r और एक है -2r, तो ये हो जाएगा x की पावर 15 - r प्लस, तो -2r, तो 15 - 3r हो जाएगा x की पावर। अब हमें x के लिए स्वतंत्र पद चाहिए, तो जो x की पावर है उसको इक्वलेंट करेंगे हम 0 के, तो 15 - 3r = 0, तो r की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से आपके पास 5। r की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो हमें x से स्वतंत्र पद जो चाहिए उसके लिए x की पावर को हमने 0 रखा और r की वैल्यू निकाली, लेकिन जो वो पद होगा वो होगा r + 1वां पद। तो यहाँ पर 5 आई थी r की वैल्यू, तो 5 + 1वां पद यानी 6th जो टर्म होगी वो स्वतंत्र होगी x से। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108 की ओर। बहुत ईजी और अच्छा क्वेश्चन है अगर आपको पता है कि मैट्रिक्स में कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं। a की वैल्यू आपको गिवन है और b की वैल्यू गिवन है मैट्रिक्स फॉर्म में, और आपको a × b की वैल्यू निकालनी है। यानी कि इस मैट्रिक्स का इस मैट्रिक्स से क्या करना है, मल्टीप्लाई। आपको बता देती हूँ कि मल्टीप्लिकेशन की अप्रोच आपको कैसे लेकर चलनी है। वैसे मुझे ये उम्मीद है कि आपको पता होगा कि मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। ये तो एक सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इसके थ्रू आप ये सीख जाओगे, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आपको दिया हुआ होगा कि आपको मल्टीप्लाई मैट्रिक्स में कैसे करनी है। तो देखो बहुत सिंपल सी चीज़ है, पहली टर्म की पहली टर्म से प्लस, देखो कैसे, एक बार हम फिर से मैट्रिक्स पर चलते हैं, एक सेकेंड। देखो यहाँ पर आपको कैसे मल्टीप्लिकेशन करनी है। ये जो 1 है, इस 1 की 1 से प्लस -1 की इस 1 से, ठीक है। ये तो आ जाएगी पहली टर्म जो यहाँ पर आप लिखोगे, मान लो x, ठीक है। फिर इसके बाद y कैसे आएगा, फिर इस 1 की इस 1 से प्लस इस 1 की इस 1 से, तो ये y आ जाएगा। वैसे ही जो नीचे c वाली टर्म होगी वो कैसे आई, ये हो गया xy, इसको मान लेते हैं cd। c कैसे आएगा, इस -1 की इस 1 से और इस 1 प्लस इस 1 की इस 1 से, और फिर जो लास्ट टर्म है वो कैसे आएगी, इसकी इससे प्लस इसकी इससे। क्लियर है आपको ये चीज़? अगर आपको अब भी क्लियर नहीं है और आपको क्लियर करना है तो आप कमेंट कर देना, मैं छोटी सी वीडियो बनाकर आपको वो भी क्लियर कर दूंगी। तो यहाँ पर हमने मल्टीप्लिकेशन कर ली है जैसे मैंने आपको बताया था, और जब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें मिल जाएगी वैल्यू ये, और जो हमारे पास समुच्चय यानी कि मतलब मैट्रिक्स आ जाएगा वो आ जाएगा यहाँ पर 0 0 0, चारों वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी 0, तो ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 0 0 0, इसको रिक्त समुच्चय भी बोलते हैं, ठीक है, एम्प्टी सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़े, 109 क्वेश्चन, मॉड x की वैल्यू <1 है यानी कि 1 से छोटी है, तो x² - 2x³ 3 + 3x4 एंड सो ऑन, किसके इक्वल होगा। ये एक सीरीज चल रही है, ये क्या है, एक सीरीज है। यहाँ पर आप 1 मान लो, ठीक है। 1x² - 2x³ 3 + 3x4 -4x5 प्लस, तो ऐसे प्लस माइनस करके सीरीज आगे चल रही है। डायरेक्टली याद रखना कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि एक सीरीज है, या तो आपको फॉर्मूले से सीरीज ओपन करने के लिए आ सकता है, या जैसे ये सीरीज गिवन है इससे फॉर्मूला इसका क्या है वो आपको पता करने के लिए आ सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आप देख सकते हो इसका ए आंसर राइट होगा, x/1 - x प्लस log बेस e 1 - x। मैं आपको बता रही हूँ हर क्वेश्चन में आप कुछ ना कुछ सीखेंगे। कॉपी पेन अगर आप लेकर बैठे हैं तो इन फॉर्मूलाज को नोट करते ज़रूर चलिएगा, आपके बहुत काम आएंगे। इसको इतने में आप इसको सॉल्व करोगे ना, कुछ चीज़ें आपको डायरेक्टली याद रखनी है, जिससे क्योंकि ये थोड़ी ना पता है कि डायरेक्टली आपको ये फॉर्मूला पूछ ले, कोई ऐसा लेंदी क्वेश्चन पूछ ले जहाँ पर आपको उसका यूज़ करना हो, तो आप पहले फॉर्मूला थोड़ी ना निकालोगे और फिर आप उसको सॉल्व करोगे, बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जिनके फॉर्मूला आपको याद रखने हैं। फिर से मैं पढ़ देती हूँ एक बार, x² - 2x³ 3 + 3x4 माइनस, ऐसी प्लस माइनस में सीरीज चलेगी, और ये है x/1 - x
प्लस लॉग बेस ई 1 माइनस एक्स की वैल्यू। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 110 बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये बहुत कॉमन चीज़ है इसमें, और ये लेकिन क्वेश्चन में एग्जाम में पूछी जाती है, तो आप ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। दो स्टेटमेंट्स आपको दिए हैं और आपको बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला स्टेटमेंट है सभी चक्रीय समूह अबेली समूह है, यानी कि ऑल साइक्लिक ग्रुप्स आर अबेलियन ग्रुप। जितने भी साइक्लिक ग्रुप हैं वो अबेलियन होते हैं। दूसरे में कहता है चक्रीय समूह की कोटि उसके जनित्र की कोटि के समान है, यानी कि द ऑर्डर ऑफ द साइक्लिक ग्रुप इज द सेम एज द ऑर्डर ऑफ इट्स जनरेटर। तो देखिए ध्यान से पढ़िए, ये स्क्रीनशॉट भी ले लेना, दोनों स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, ठीक है। और ये आपको याद रखना है कि दोनों स्टेटमेंट्स क्या हैं, ट्रू हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा, यानी कि दोनों ट्रू हैं। ऑल साइक्लिक ग्रुप्स आर अबेलियन ग्रुप्स एंड द ऑर्डर ऑफ द साइक्लिक ग्रुप इज द सेम एज द ऑर्डर ऑफ इट्स जनरेटर। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 111 की ओर। 111 कहता है एफ एक्स की वैल्यू, फंक्शन आपको दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x वेयर एक्स नॉट इक्वल्स टू 2 परिभाषित है, यानी कि x की वैल्यू 2 नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि x नॉट इक्वल टू 2 पे ये परिभाषित है। इन्होंने बोला है ये x नॉट इक्वल टू इज डिफाइंड, और जो फंक्शन एफ एक्स है वो x इक्वल टू 2 पर कॉन्टिन्यूअस है, यानी कि सतत है। तो आपको f ऑफ 2 की वैल्यू निकालनी है। तो डायरेक्टली आप, क्योंकि x नॉट इक्वल टू 2 पे परिभाषित है, लेकिन यहाँ पर आप डायरेक्टली इस वजह से यहाँ पर 2 डायरेक्टली नहीं, क्योंकि f ऑफ 2 की वैल्यू आपको निकालनी है। देखो आपको यहाँ पे डायरेक्टली ये फंक्शन दिया है x नॉट इक्वल टू 2 परिभाषित है, यानी कि x, इसमें डायरेक्टली आप 2 पुट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप यहाँ पर x जगह 2 पुट करोगे ना नीचे डिनोमिनेटर में हर में, तो 4 माइनस 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 0, ये हो जाएगा इनफाइनाइट। तो इसलिए यहाँ पर ये शुरू में बोल देता है कि अगर नीचे 0 बन रहा है तो वो वैल्यू आप यहाँ पर डायरेक्टली पुट नहीं कर सकते। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप ये देखिए। फंक्शन आपको दिया है और ये x इक्वल टू 2 पर कॉन्टिन्यूअस है, f ऑफ 2 की वैल्यू आपको निकालनी है। तो देखो इसमें हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब f नॉट इक्वल टू x नॉट इक्वल टू 2 पे परिभाषित था, डिफाइंड था, तो हम डायरेक्टली तो इसमें 2 पुट नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, तब इसके वैल्यूज़ में पुट करेंगे। तो एल हॉस्पिटल रूल में सिंपली क्या होता है, आप ऊपर का अलग और नीचे का अलग डिफ्रेंशिएशन करते हो। देखो इसमें आप x अपॉन वाई वाला डिफ्रेंशिएशन का रूल नहीं लगा सकते, अंश अपॉन हर वाला नहीं लगाते हैं। एल हॉस्पिटल रूल में आप ऊपर के टर्म का न्यूमरेटर का अलग डिफ्रेंशिएशन करते हो और डिनोमिनेटर का अलग डिफ्रेंशिएशन करते हो। तो हमने वही किया, एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2x, माइनस 3x का करेंगे तो माइनस 3, 2 कॉन्स्टेंट है उसका 0 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 2x माइनस 2। तो इसको एल हॉस्पिटल रूल लगा लिया। अब हम इसमें f ऑफ 2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। f ऑफ 2 का मतलब क्या है, यानी कि f ऑफ 2 का मतलब है x के प्लेस पर 2 रखना है। तो जब इसमें x के प्लेस पर हमने 2 रख दिया तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 2, तो ये वैल्यू सॉल्व करके आ जाएगी 1/2, यानी कि f ऑफ 2 की वैल्यू क्या है 1/2। अब आप कहोगे कि डायरेक्टली क्यों नहीं रखा, जो फंक्शन हमें ये दिया था डायरेक्टली हमने इसमें 2 क्यों नहीं रखा, क्योंकि ऑलरेडी दिया है कि यहाँ पर डायरेक्टली इसमें आप नहीं रख सकते, क्योंकि x नॉट इक्वल टू 2 पर परिभाषित है। तो आपको इसका क्या करना पड़ेगा, आगे सॉल्व करके तब ये वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अब यहाँ से क्लियर हो गया होगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 112, आपके पास फंक्शन एफ एक्स परिभाषित है, 2 वैल्यूज़ हैं इसकी। एक्स इक्वल, जब x नॉट इक्वल टू 0 है तो मॉड x अपॉन x वैल्यू है, और जब x 0 है तो f फंक्शन की वैल्यू 0 है। तब x इक्वल टू 0 पर ये क्या होगा, x इक्वल 0 पर इसकी जो वैल्यू है वो पूछी है, ये फंक्शन आपको दिया है। कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे फटाफट से देख लेते हैं। x इक्वल टू 0 पर क्या है, ये जो है असतत है और फलन में प्रथम प्रकार की असतता है, यानी कि डिसकंटिन्यूटी है। देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है कि x इक्वल टू 0 पर ये क्या है, ये पूछा है। तो इन्होंने बोला है कि x इक्वल टू 0 पर ये असतत है और फलन में पहले प्रकार का असतत है, यानी डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, वो हमने बता दिया। एंड हैज़ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। अब ये क्या बोला है, क्यों बोला है कि ये x इक्वल टू 0 पर डिसकंटिन्यूअस है, असतत है, उसको हम देख लेते हैं। हमने ये डिसकंटिन्यूअस या कॉन्टिन्यूअस से देखने के लिए हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। अगर वो इक्वल हैं तो कॉन्टिन्यूअस है, नहीं है तो डिसकंटिन्यूअस है। तो हम क्या करते हैं, हमने पूरा
जो फंक्शन था वो लिया, और अब हम क्या करेंगे, हमने लेफ्ट हैंड लिमिट ली। लेफ्ट हैंड लिमिट में हमेशा हम क्या लेते हैं, ज़ीरो से छोटी वैल्यू लेते हैं, तो ज़ीरो माइनस हमने लिया। तो जब भी हम ज़ीरो से छोटी वैल्यू रखेंगे तो ज़ीरो से छोटी वैल्यू पर हमें एक्स की वैल्यू नेगेटिव मिलेगी, है ना। मॉड एक्स खोलना है ना हमको, मॉड एक्स को ओपन करना है। मॉड एक्स अगर वैल्यू एक्स की आपकी क्या है, ज़ीरो से बड़ी है तो मॉड एक्स प्लस का होगा, ज़ीरो से छोटी है तो मॉड एक्स माइनस का होगा, लेकिन हम तो ज़ीरो से छोटी ले रहे हैं, तो मॉड एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस एक्स अपॉन एक्स। ऑलरेडी एक्स नीचे है, तो ये वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई, -1 आ गई। क्लियर है। राइट हैंड लिमिट में क्या करते हैं, हम जीरो से प्लस की वैल्यू लेते हैं। तो जीरो से प्लस की जब वैल्यू लेंगे तो मॉड एक्स की वैल्यू वहाँ पर एक्स आएगी, पॉजिटिव आएगी, तो वहाँ पर एक्स अपॉन एक्स यानी कि 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, ये आप क्लियरली देख सकते हैं। ठीक है, राइट हैंड लिमिट भी हमने निकाल ली। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आई -1, राइट हैंड लिमिट आई +1। इसका मतलब ये है कि x इक्वल टू, जब LHL और RHL के मान जो है अलग अलग हैं, ठीक है, तो ये प्रथम प्रकार की असंतति है, फर्स्ट काइंड की, और क्या है, फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी है, और x इक्वल टू 0 पर डिसकॉन्टिन्यूअस है। क्यों, क्योंकि LHL और RHL की वैल्यू इक्वल नहीं है। अब बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर, बाकी नेक्स्ट सेशन में क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। 113 क्वेश्चन सिंपल है यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री से। इस तरह के क्वेश्चन में आप समझ लो आपको करना क्या होता है, क्या करना होता है वो समझ लेते हैं पहले अच्छे से। ठीक है, देखो आपको कॉट, कॉसेक और टेन तीनों वैल्यू अलग टर्म्स में दी है। अब या पहले तो आप ब्रैकेट वाली टर्म को सॉल्व करते हो, या तो आप इन दोनों को ही एक चीज़ में बनाना होता है आपको, या तो आप दोनों ही टेन में कर लो या दोनों ही कॉसेक में कर लो। जैसे टेन है तो इसको भी टेन बना लो, या ये कॉसेक है तो इसको भी कॉसेक बना लो, सेम हो जाएगा। फिर उसको जो वो वैल्यू, एक वैल्यू आएगी, मान लो आपने इसमें टेन में इसको कन्वर्ट कर दिया, फिर ये बाहर वाला जो कॉट है इसको उसमें कन्वर्ट करेंगे, या अंदर वाले को कॉट में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, देखते रहिए। अब ये जो हमने क्या किया है, हमने कॉसेक को कन्वर्ट करना है, सोचा है हमने कि कॉसेक को टेन में कन्वर्ट करते हैं। तो जब ये कॉसेक इनवर्स 5/3 वैल्यू को हमने किसके इक्वल रखा, थीटा के इक्वल रखा, तो कॉसेक इधर जाकर हो जाएगा पॉजिटिव, कॉसेक इनवर्स हट जाएगा तो कॉसेक थीटा हो जाएगा। कॉसेक थीटा की वैल्यू आ जाएगी 5/3। कॉसेक क्या होता है, 1 अपॉन साइन, साइन होता है लंब अपॉन कर्ण यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि तो कॉसेक हो जाता है कर्ण अपॉन लंब, इसका उल्टा होता है साइन का, यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। कॉसेक क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 5 है, परपेंडिकुलर की 3 है, तो बेस की वैल्यू क्या हो जाएगी। ठीक है, एक त्रिकोण होता है हमारे पास 3, 4, 5, तो बेस की वैल्यू हो जाएगी 4। ठीक है, इससे भी आप निकाल सकते हो, इससे भी आप निकाल सकते हो राइट एंगल ट्राइंगल से इसकी वैल्यू को। तो यहाँ पर हम 10 में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब 10 क्या होता है, 10 आपके पास होता है लाल अपॉन कक्का से फटाफट लंब अपॉन आधार, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 3, और बेस हमने अभी निकाला है 4, या तो आप इससे बेस निकाल लो। ठीक है, इसका फॉर्मूला लगाकर राइट एंगल ट्राइंगल से, या फिर ये 3, 4, 5 का एक ट्राइंगल ही होता है, त्रिकोण होता है, इसको आप याद भी रख सकते हो। तो 3/4 भैया 10 में इसकी वैल्यू आ गई, टेन थीटा आ गया है 3/4। तो टेन इनवर्स है ना, टेन थीटा अगर 3/4 है तो थीटा हो जाएगा टेन इनवर्स 3/4। तो हमने कॉसेक की जगह ये वैल्यू पुट कर दी। क्लियर है। अब देखो ये टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का फॉर्मूला ये बन चुका है, या टेन इनवर्स a प्लस टेन इनवर्स b का फॉर्मूला बन चुका है, नोट कर लेना। और टेन इनवर्स a प्लस टेन इनवर्स b का फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी। ये टेन इनवर्स a प्लस टेन इनवर्स b का फॉर्मूला है, तो वही हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। टेन इनवर्स a की वैल्यू है 3/4, b की है 2/3 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3, आप देख सकते हो। आगे अगर मैं आपसे बात करूं तो इसको हमने फर्दर सॉल्व किया है। ठीक है, तो इसको हमने जब सॉल्व किया तो यार टेन इनवर्स 17/6। अब हमें पता है कि टेन और कॉट आपस में होते हैं अपोजिट, यानी कि कॉट थीटा क्या होता है 1/tan थीटा, या टेन थीटा क्या होता है 1/cot थीटा। तो ये टेन की वैल्यू हमने कॉट में चेंज कर ली। कॉट में कैसे चेंज करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे, तो ये हो जाएगा कॉट इनवर्स 6/17। टेन में था 17/6, कॉट में उल्टा हो जाएगा 6/17, और कॉट इनवर्स से कॉट हो जाता है कैंसिल। तो इसका जो आंसर है, पर्टिकुलर आंसर जो पूछा है वो आ जाएगा 6/7। सो फर्स्ट क्वेश्चन आज का आपके सामने है, यदि त्रिभुज ABC की बाह्य त्रिज्या R1, R2 और R3 है,
एक ट्राइंगल है, त्रिभुज एबीसी, इसकी बाह्य त्रिज्या R1 R2 R3 है और अंतर त्रिज्या है उसकी R, और R1 इज इक्वल्स टू R प्लस R2 प्लस R3, ये कंडीशन है। तो ये कौन सा ट्राइंगल होगा? आपके पास यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं कि इस कंडीशन में कौन सा ट्राइंगल होता है। तो आपको याद रखना है, जब आपके पास कंडीशन होती है बाह्य त्रिज्या किसी त्रिभुज की और अंतर त्रिज्या की, और कंडीशन गिवन है R1 इज इक्वल टू R प्लस R2 प्लस R3, तो ये आपका कौन सा ट्राइंगल होता है? ये आपका होता है सम द्विबाहु त्रिभुज, यानी कि आइसोसेलेस ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल होता है? आइसोसेलेस ट्राइंगल, यानी कि सम द्विबाहु त्रिभुज होता है। तो ये कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है। क्या इसमें होता है? R1 इक्वल टू R प्लस R2 प्लस R3, R अंतर त्रिज्या है और R1 R2 R3 बाह्य त्रिज्या होती हैं, और इस तरह की कंडीशन में सम द्विबाहु यानी कि आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115 की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू है 1/2, यानी कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या है? 1/2 है। तो साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा की वैल्यू आपको बतानी है। देखिए यहाँ पर देखते हैं, आपको नोटिस करना है कि क्या थीटा की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करें कि हमें 1/2 मिले। ठीक है, थीटा की किस वैल्यू को पुट करें कि हमें क्या मिले? 1/2 मिले। तो हमने क्या किया, थीटा के प्लेस पर रख के देखा 45 डिग्री। जब हमने थीटा के प्लेस पर 45 डिग्री पुट किया तो हमें 1/2 मिला। दैट मीन्स थीटा इज सेटिस्फाइंग। ठीक है, थीटा इस इक्वेशन को, थीटा की वैल्यू 45 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, क्योंकि रखने पर भी क्या आया है? 1/2, और 1/2 की एक्चुअल में आ रहा है। इसका मतलब जो हमसे रिक्वायर्ड सोल्यूशन पूछा है उसमें हम प्लेस पर क्या पुट कर देंगे? 45 डिग्री, और इसको सॉल्व कर लेंगे। जब भी सेशन कंप्लीट होता है, कंप्लीट होने के बाद आपको ये जो क्वेश्चंस आप पढ़ रहे हो, देख रहे हो, खुद से पेन लेकर ज़रूर सॉल्व करने हैं। चाहे आपको कितना भी इजी क्वेश्चन लग रहा है, कितना भी टफ लग रहा है, लेकिन जब तक आप खुद से सॉल्व नहीं करोगे आप उसको नहीं कर पाओगे। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप खुद से ज़रूर हर क्वेश्चन को सॉल्व करें। चलिए ये कैलकुलेशन आप कर लेंगे। ईजी क्वेश्चन था, हमने थीटा की वैल्यू को उसमें रख के देखा क्या वैल्यू सेटिस्फाई करेगी। 45 डिग्री ने सेटिस्फाई किया, ये नहीं करता तो कुछ और रख के देखते, 30 डिग्री या फिर 60 डिग्री। क्लियर है? और वही फिर हमने रिक्वायर्ड इक्वेशन में थीटा की प्लेस पर पुट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116 है, यदि ओमेगा इकाई का घनमूल है, यानी कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, तो 3 प्लस ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर की होल पावर 6 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो इसके सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। जब भी आपको ओमेगा गिवन होता है, तो दो वैल्यूज़ आपके माइंड में ऑटोमेटिकली आती हैं कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है 0। ये दो चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब जो रिक्वायर्ड सोल्यूशन है उसको हमने लिया, जो रिक्वायर्ड वैल्यू हमसे पूछी थी 3 प्लस ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर। 3 और 3 ओमेगा स्क्वायर में से हमने 3 कॉमन लिया, तो हमारे पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बचेगा और प्लस ओमेगा यहाँ पर बच रहा है। अब इस इक्वेशन से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस ओमेगा आएगी, तो हमने यहाँ पर माइनस ओमेगा पुट किया प्लस ओमेगा की होल पावर 6। ये -3 ओमेगा प्लस ओमेगा हो जाएगा -2 ओमेगा, जो यहाँ पर आपको दिख रहा है। -2 की पावर 6 अगर हम यहाँ पर करेंगे तो हो जाएगा 64, और ओमेगा की पावर 6 हो जाएगा कितना आपके पास? 1। तो इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा 64। तो बेसिकली आपको ध्यान यही रखना है कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1 और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है 0। उसी को लेकर हमने रिक्वायर्ड इक्वेशन को सॉल्व किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है एक दीर्घवृत्त है जिसका नाभिलंब उसके लघु अक्ष का आधा है, तो उत्केंद्रता बताइए। द इसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स हुज लेटेस्ट रेक्टम इज 1/2 ऑफ इट्स माइनर एक्सिस। आपको ये पता होना चाहिए कि दीर्घवृत्त का नाभिलंब कितना होता है और लघु अक्ष कितना होता है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को निकाल पाओगे। और उत्केंद्रता का फॉर्मूला भी आपको इसेंट्रिसिटी का भी याद होना चाहिए, जो किस इक्वेशन से निकल ही जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो पर्टिकुलर शेप में आपको पता होनी चाहिए। नाभिलंब पता होना चाहिए, लघु अक्ष, दीर्घ अक्ष और उत्केंद्रता यानी कि इसेंट्रिसिटी। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के सोल्यूशन की ओर। अब इसने क्वेश्चन में कहा है कि इस दीर्घवृत्तीय एलिप्स की जो नाभिलंब है वो बराबर है आधे के लघु अक्ष के। तो हमने यहाँ पर यही लिखा है जो क्वेश्चन में हमें बोला है, लेकिन अब हमें पता होना चाहिए कि दीर्घवृत्त का नाभिलंब कितना होता है और कौन सा इसका लघु अक्ष होता है। ठीक है, तो अब दीर्घवृत्त का जो नाभिलंब होता है वो होता है 2b² a और इसका लघु अक्ष होता है a। सिर्फ अगर हमें पता है हम इसको सॉल्व करके आसानी से वैल्यू निकाल सकते हैं किसकी? इसेंट्रिसिटी की। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, तो याद रखना दीर्घवृत्त का जो नाभिलंब है कितना है? 2b² a।
तो हमने यहाँ पुट किया और हमने इसको पुट किया। यहाँ पर जब हमने सॉल्व किया तो हमें क्या मिलेगा, अब देखो दीर्घवृत्त यानी इलिप्स में फॉर्मूला क्या होता है, बी ए और ई के बीच बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। ये ई क्या है, इसेंट्रिसिटी है। बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, इस बी स्क्वायर के प्लेस पर ये वैल्यू पुट करेंगे। ठीक, तो हमने यहाँ पर इसको जब सॉल्व किया तो ये हो जाएगा, यहाँ से बी स्क्वायर की वैल्यू मैं निकालूँ अगर, तो बी स्क्वायर आ जाएगा 4a स्क्वायर। क्लियर है। अब बी स्क्वायर की वैल्यू हमने क्या पुट कर दी, यहाँ पर बी स्क्वायर की वैल्यू क्या पुट कर दी, ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। क्लियर है इतनी बात। तो यहाँ पर ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है, ये अपॉन में आ जाएगा, ए की ए से मल्टीप्लाई, 2 की 2 से मल्टीप्लाई, तो ए स्क्वायर अपॉन 4 और बी स्क्वायर के प्लेस पे ये वैल्यू हमने पुट कर दी। अब हमने क्या किया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर को कैंसिल किया। अब सीधा हमारे पास ई में ही इक्वेशन बची है जो कि हमें निकालनी है उत्केंद्रता यानी कि इसेंट्रिसिटी। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ई की वैल्यू आ जाएगी। तो मैंने आपको बताया कि इस क्वेश्चन के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, दीर्घवृत्त का नाभिलंब 2b स्क्वायर अपॉन ए और लघु अक्ष होता है ए। उसके बाद आपको ये जो इक्वेशन दीर्घवृत्त में होती है बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, ये पता होनी चाहिए क्योंकि बी स्क्वायर के प्लेस पर इसको हमने पुट किया है। अब खुद से आप इसको एक बार ज़रूर क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 119 क्वेश्चन में कहता है, इक्वेशन है वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 6x स्क्वायर इक्वल टू 0। इसके द्वारा प्रदर्शित सरल रेखा के बीच का कोण आपको बताना है। ठीक है, सरल रेखा के बीच का एंगल यानी कि कोण आपको बताना है। तो सरल रेखा के लिए मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा का जो समीकरण इक्वेशन होती है वो होती है ax स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस एच एक्स वाई इक्वल टू 0। क्योंकि सरल रेखा के बारे में बोला है स्ट्रेट लाइन के, तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जो कि मूल बिंदु से गुजरती है क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। और हमें इक्वेशन क्या गिवन है, जो हमें इक्वेशन गिवन है ये वाली वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 6x स्क्वायर। इसमें हमने क्या किया, माइनस कॉमन लेकर इसको हमने इस फॉर्म में बना लिया। ठीक है, माइनस कॉमन लेकर हमने इसको इस फॉर्म में बना लिया जिससे आराम से हम कंपेयर कर पाएँ। जब इस इक्वेशन से हमने कंपेयर किया, अभी ये इक्वेशन कहाँ से आई, सरल रेखा की इक्वेशन आई जो कि मूल बिंदु से गुजरती है। ठीक है, उससे हमने इसको कंपेयर किया तो ए की वैल्यू 6 आ जाएगी, एच की 1 और बी की 1। अब हमें निकालना एंगल। एंगल के लिए फॉर्मूला है tan थीटा इज इक्वल टू 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन मॉड ए माइनस बी। हर क्वेश्चन में आपको कोई ना कोई फॉर्मूला सीखने को ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो आप उसको एक नोट पॉइंट बनाकर ज़रूर मेंशन करते जाएं, लिखते जाएं इन फॉर्मूलाज को। तो अगर सरल रेखा का हमें इक्वेशन दिया है और वहाँ से हमें एंगल निकालना है, तो सबसे पहले गिवन इक्वेशन को हमने सरल रेखा के मूल बिंदु से गुजरने वाली इक्वेशन से कंपेयर किया। वहाँ से हमने ए एच और बी की वैल्यू निकाली क्योंकि हमें ये 3 वैल्यूज ही चाहिए एंगल निकालने के लिए। और एंगल का फॉर्मूला है tan थीटा इज इक्वल टू 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन मॉड ऑफ ए माइनस बी। क्लियर है। अब सारी वैल्यूज़ को इसमें रख के हम सॉल्व कर लेंगे, कैलकुलेशन करनी है। तो थीटा यानी एंगल जो है वो आ जाएगा 45 डिग्री। तो क्या पता होना चाहिए, इसका एक बार आउटले ले लेते हैं। हमें एक सरल इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दी हुई थी, तो उसको हम एक स्ट्रेट लाइन की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उससे कंपेयर करके हमने ए एच और बी की वैल्यू निकाली। और क्यों निकाली, क्योंकि एंगल tan थीटा का फॉर्मूला होता है स्ट्रेट लाइन के लिए 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन मॉड ऑफ ए माइनस बी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुज है जिसके मध्य बिंदु के जो निर्देशांक हैं वो 5 2 3 3 और 2 2 हैं। तो इसके केंद्रक के निर्देशांक बताने, मध्य बिंदु के आपको निर्देशांक यानी कि कोऑर्डिनेट गिवन है, मिड पॉइंट के गिवन है, और सेंट्रॉइड के आपको जो कोऑर्डिनेट्स है वो निकालने हैं। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, कैसे आप इसको करेंगे। देखो ये कोई ट्राइंगल है ना, आपको मध्य बिंदु के निर्देशांक दिए हैं, एक ये मध्य बिंदु, एक ये और एक ये, और आपको क्या निकालने हैं, केंद्रक के निर्देशांक निकालने हैं। तो वो आप कैसे निकालोगे, अगर आप इसको x1 y1 मान लो, इसको x2 y2, इसको x3 y3 मान लो कोऑर्डिनेट्स को। फॉर्मूला सिंपल है, सेंट्रॉइड के जो आपको कोऑर्डिनेट निकालने हैं, अगर मध्य बिंदु के दिए हैं और केंद्रक के निर्देशांक निकालने हैं कोऑर्डिनेट, तो आप क्या करेंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 यानी कि 5 प्लस 3 प्लस 2 अपॉन 3, और फिर y के कोऑर्डिनेट्स ऐड कर दो,
2+3+2/3 आपके पास सेंट्रॉइड की जो कोऑर्डिनेट्स है वो आ जाएंगे 10/3 एंड 7/3। इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है, लेकिन तब तक हमें तरीका नहीं पता होगा, हम नहीं निकाल पाएंगे। ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपको करना कैसे है। अगर आपको यहाँ पर मध्य बिंदु के निर्देशांक दिए हैं और सेंट्रॉइड के निकालने हैं तो x के ऐड करके अपॉन 3 कर दीजिए और y के ऐड करके 3 से डिवाइड कर दीजिए। तो सिंपली आप इस तरीके से जो इनके कोऑर्डिनेट्स हैं उनको निकाल सकते हो। सो पहला क्वेश्चन आपका जीपी से है कि एक जीपी है, उसमें पहला जो पद है, फर्स्ट टर्म है 7 और लास्ट टर्म है 4, 4, 8 और जो श्रेणी का योग है ना, जो सम है वो कितना है 8, 8, 9। तो गुणोत्तर श्रेणी का जो सार्वनुपात है जिसको हम कहते हैं कॉमन रेशियो आर, वो आपको निकालना है। फर्स्ट टर्म गिवन है, लास्ट टर्म गिवन है, सम गिवन है और आपको आर की वैल्यू फाइंड करनी है। देख लेते हैं कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। तो पहला पद A7 है और अंतिम पद है 4, 4, 8। अंतिम पद यानी कि लास्ट टर्म का जो फॉर्मूला होता है जिमेट्रिक मीन में, यहाँ पर जिमेट्रिक सीरीज में यानी कि गुणोत्तर श्रेणी में, वो क्या होता है AR⁻n-1, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये फॉर्मूला किसका होता है, लास्ट टर्म का, A × R⁻n-1 और इसकी वैल्यू हमें गिवन है 4, 4, 8। तो हमने क्या किया, A की वैल्यू यहाँ पर 7 पुट करी, फिर A को इधर हम डिवाइड में ले गए तो हमें वैल्यू मिल गई Rn/R की। यहाँ पर हमें वैल्यू क्या मिली, Rn-1 = 4, 4, 8/7 यानी कि 64। अब R⁻n-1 को हमने कैसे लिखा, एक R⁻n और R⁻−1 या फिर R⁻n/R हम इसको लिख सकते हैं। तो इस टर्म में हमने इसको लिख लिया और R को इधर मल्टीप्लिकेशन में ले गए और इसको हमने मान लिया इक्वेशन। अब हम दूसरी चीज़ हमें क्या गिवन है, सम गिवन है, गुणोत्तर श्रेणी का योग, और उसका फॉर्मूला क्या होता है A × R⁻n-1/R-1। इसकी वैल्यू हमें गिवन है 880। जब इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे, A की वैल्यू हमें पता है ऑलरेडी, ठीक है, तो A की वैल्यू हमें पता है 7, ठीक है। हमने यहाँ पर R⁻n की वैल्यू हमें पता थी तो R⁻n की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर 64R-1/R-1 = 889। इसको हमने सॉल्व किया और R की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर ली, ठीक है। कैलकुलेशन है यहाँ पर जो आप कर सकते हैं, और मैं हर सेशन में जैसे आपको बताती हूँ कि या तो आप साथ साथ जितने भी 4 से 5 या 2, 3 जितने भी क्वेश्चन हम सेशन में डिस्कस करते हैं तो आप साथ साथ उनको सॉल्व करिए, या फिर सेशन खत्म होने के बाद उनको खुद से सॉल्व ज़रूर करिए, जिससे आपका हर एक पॉइंट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या किया, 3 चीज़ें गिवन थी। फर्स्ट टर्म गिवन थी A, लास्ट टर्म गिवन थी और सम गिवन था। तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगाया, वहाँ से कंडीशन निकाली और फिर सम का फॉर्मूला लगाकर हमने आर की वैल्यू को निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 123। ये एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है अगर आपको पता चले कि इसको करने का क्या तरीका है। इंटीग्रेशन है 0 to π/2 sin x dx अपॉन sin x + cos x। इसमें हम हमेशा इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन में हम एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ये वाला, यानी कि अगर 0 to a f(x) dx है, ठीक है, तो 0 to a f(a-x) dx करके हम इसको इस वाली इक्वेशन को लिख सकते हैं। तो हमने इस इक्वेशन को इस फॉर्मूले की हेल्प से यहाँ सेकंड इक्वेशन बनाया। हमने क्या किया, क्या होता है a-x यानी कि π/2 - x, यहाँ पर भी π/2 - x हो जाएगा और यहाँ पर भी हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा cos x, ये बन जाएगा sin x, ये बन जाएगा cos x, क्योंकि π/2 पर वैल्यू होती है चेंज, ठीक है। तो ये एक आई हमारे पास आ गया, ये एक आई ये आ गया, ठीक है। ये आई कैसे आया, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद फिर इन दोनों आई को हम कर देते हैं ऐड। जब ऐड करेंगे तो सारी वैल्यूज़ एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर आ जाएगा cos x, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा sin x, यहाँ पर आ जाएगा cos x। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएंगे, जब इनको ऐड करेंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे एक दूसरे से। ऊपर आ जाएगा sin x + cos x और नीचे भी sin x + cos x, तो कैंसिल होकर के आ जाएगा 1। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, ऐड किया या आई को तो 2i हो जाएगा, 0 to π/2 1 dx, क्योंकि 1 बचा है। अब 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा x, क्लियर है। और लिमिट क्या रखनी है, 0 से π/2, तो π/2 रखा, x की जगह -0 रखा, तो ये आ जाएगा 2i = π/2 या फिर i की वैल्यू क्या आ जाएगी π/4, जो कि रिक्वायर्ड आंसर है। तो इसमें ही आपको ये समझना है इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या फॉर्मूला अप्लाई करना है जिससे आप रिक्वायर्ड सॉल्यूशन को निकाल सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आपके पास जो क्वेश्चन है, आपके पास एक अवकल समीकरण दिया है x + 2y³ dy/dx = y, इसका सॉल्यूशन निकालना है।
सबसे पहले dy बाई डी एक्स की फॉर्म में है तो हमने dy बाई डी एक्स निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, इसको उल्टा कर लिया, dx अपॉन dy कर लिया, ठीक है। यहाँ पर dy बाई डी एक्स था, इसको उल्टा करके dx अपॉन dy कर लिया, x अपॉन y अलग किया और 2y क्यूब अपॉन y अलग किया, तो y से एक y कैंसिल हो जाएगा, 2y स्क्वायर बच जाएगा। और इन सारी टर्म्स को हम एक तरफ ले गए। और क्यों हमने ऐसा किया, ऐसा इसलिए किया क्योंकि एक फॉर्म बन जाएगी। कौन सी फॉर्म बनेगी वो हम देख लेते हैं। तो इसकी ये वाली फॉर्म बन जाएगी dx अपॉन dy प्लस पी एक्स इक्वल टू थीटा। कौन सी फॉर्म बन जाएगी, ये वाली फॉर्म बन जाएगी dx अपॉन dy प्लस पी एक्स इक्वल टू थीटा। यहाँ से p कंपेयर करेंगे दोनों को, p की वैल्यू निकालेंगे, p की वैल्यू आ जाएगी -1 अपॉन y और थीटा की वैल्यू, थीटा की जगह पर वहाँ पर क्या है, वहाँ पर 2y स्क्वायर है। तो इस इक्वेशन से कंपेयर करके हमने p की वैल्यू निकाली है और थीटा की वैल्यू निकालनी है। इसके बाद हम निकालेंगे इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, e की पावर इंटीग्रेशन p dy। तो e की पावर इंटीग्रेशन p की dy, p की वैल्यू क्या है -1 अपॉन y dy, 1 अपॉन y का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन log y हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप ये माइनस अगर यहाँ पर ले जाओगे y की पावर में तो ये 1 अपॉन y हो जाएगा और log से e कैंसिल और आंसर क्या आ जाएगा, 1 अपॉन y। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया है, क्या आया है, तो p और थीटा हमने निकाला और p की हेल्प से हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला और ये फॉर्मूला होता है इसका e की पावर इंटीग्रेशन p dy। और इसको सॉल्व करके हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू लगा ली। अब जो एक्चुअल फॉर्मूला है वो अप्लाई करते हैं। उसमें हमारे पास क्या आता है, यहाँ पर आएगा आपके पास x इंटू ये वाला जो x है, जो ये वाला x है, ये वाला x आएगा, ठीक है। तो x इंटू जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा है 1 अपॉन y, फिर इंटीग्रेशन थीटा की वैल्यू और इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस y, फिर से इंटीग्रेशन। ये फॉर्मूला होता है x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन थीटा इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस c कांस्टेंट। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये तो x अपॉन y हो गया, ये एक y से y कैंसिल, 2y dy हो गया। अब 2 को बाहर कर लिया, y का इंटीग्रेशन हो जाएगा y स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c यानी कि कांस्टेंट। बस इसको सॉल्व करके हमने यहाँ पर क्या रिक्वायर्ड जो वैल्यू है वो आ गई हमारे पास, x अपॉन वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस सी, यानी कि x की वैल्यू आ गई वाई क्यूब प्लस सी वाई, ठीक है। तो इसका ये रिक्वायर्ड आंसर क्या आ गया हमारे पास, एक्स की वैल्यू आ गई है वाई क्यूब प्लस सी वाई। एक्स की वैल्यू क्यों निकाली है हमने, क्योंकि हमने इसको किस फॉर्म में बना लिया है, हमने इसको बना लिया था dx अपॉन dy की फॉर्म में। तो x ही तो हम इसकी वैल्यू लाएंगे सॉल्व करके, तो ये x की रिक्वायर्ड वैल्यू आ गई है। सब क्या किया हमने, इसको हमने dx अपॉन dy प्लस पी एक्स इक्वल टू थीटा की फॉर्म में बना लिया, फिर p और थीटा वहाँ से निकाल लिया। उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने निकाला, कैसे निकालते हैं, e की पावर इंटीग्रेशन p dy, वहाँ से हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला और फॉर्मूला में रखा। फॉर्मूला क्या रखा, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन थीटा इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस कॉन्स्टेंट। इसमें हमने इसको पुट किया और सॉल्व किया। लास्ट क्वेश्चन है 125 डिस्कस करेंगे। सो क्वेश्चन देखना क्या है, अवकल समीकरण आपको दिया है 1 प्लस 3x dy माइनस 1 माइनस 3y dx इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 1 पर y की वैल्यू 1 पर क्या है, 0 है, यानी जब x की वैल्यू 1 है तब y कितना है, 0। इसका हल आपको बताना है, इसको सॉल्व आपको करना है। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, हमें पर्टिकुलर क्वेश्चन क्या गिवन है, ये हमने क्या किया, इसको इक्वल में ले गए और dy अपॉन ये वाली टर्म, देखो एक लाइन यहाँ पर क्या आ जाएगी, 1 प्लस 3x dy इज इक्वल टू में हम ले गए 1 माइनस 3y dx को, ठीक है। फिर dy के अपॉन में इसे ले आए 1 माइनस 3y और dx के अपॉन में 1 प्लस 3x को ले गए, तो वही यहाँ पर किया गया। आई होप इतना आपको क्लियर होगा। अब करते हैं दोनों साइड में इंटीग्रेशन। जब दोनों साइड में इंटीग्रेशन करेंगे तो हमने इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया। अब हमें पता है log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन x का जो इंटीग्रेशन क्या होगा, log x होगा। तो उसी तरह से 1 अपॉन 1 माइनस 3y का इंटीग्रेशन आ जाएगा log 1 माइनस 3y और फिर 1 माइनस 3y का क्या हो जाएगा, -3, क्योंकि अपॉन में है तो अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। तो ये -1/3 आ गया, ये वाले -3 का। फिर इक्वल में इसका करेंगे तो log 1 प्लस 3x और 1 प्लस 3x का 3 यहाँ आ जाएगा। 1/3 क्यों आया है, क्योंकि अपॉन में था, प्लस कांस्टेंट, क्योंकि इंटीग्रेशन के बाद कांस्टेंट ऐड होता है। अब इसने हमें बोला है कि जब x की वैल्यू 0 है तब y कितना है,
जब x की वैल्यू 1 है तब y 0 है, इसने हमें क्वेश्चन में ऐसा दिया है तो वही पुट करते हैं। इस इक्वेशन में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास एक इक्वेशन आई है x को 1 रख दो और y को 0, तो y के इक्वल में तो चल ही रहा है तो y को 0 रख दिया। ठीक है, तो जहाँ पर भी y है वहाँ पर 0 रख देंगे, तो 1/3 लॉग क्या आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर आ जाएगा आपका, यहाँ पर 0 आ जाएगा, y के इक्वल में चल रहा है क्योंकि y की वैल्यू 0 है तो इधर जितनी भी चीज़ होगी वो 0 हो जाएगी। 1/3 लॉग, यहाँ पर x के प्लेस पे क्या पुट करना है 1, तो 4 हो जाएगा ये, तो 1/3 लॉग 4 प्लस ये क्या हो जाएगा c हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या करोगे, आगे c की वैल्यू यहाँ से निकाल लोगे और जो c की वैल्यू यहाँ से आएगी इस इक्वेशन नंबर a में आप पुट कर दोगे। जब c की वैल्यू आपस में पुट करोगे और इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। समझ गए क्या किया हमने? पहले इसको देखो किस फॉर्म में हमने बनाया, dy अपॉन y की टर्म ले ली, dy के अपॉन में y की टर्म ले ली और x के अपॉन में x की टर्म ले ली और दोनों साइड इसका इंटीग्रेशन हमने कर दिया। ठीक है, इधर हमें y की फॉर्म में कर रहे हैं तो y का इंटीग्रेशन मिलेगा और यहाँ पर हमें किसका मिलेगा, x का मिलेगा। अब हमने जो गिवन कंडीशन थी वो अप्लाई करी कि x जब 1 होगा तो y होगा 0, तो जब y को हमने 0 पुट किया यहाँ पर, ठीक है, अब देखो जब x 1 है तो y है 0, अब आप यहाँ पर अगर y 0 रखोगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचेगा log 1 कितना होता है 0 होता है, तो ये पूरी टर्म तो क्या हो जाएगी 0, इधर तब आप रखोगे तो ये मिलेगा और प्लस कांस्टेंट c की वैल्यू निकाली यहाँ से और यहाँ पर पुट कर दी और इसको बाकी आपको पुट करके यहाँ पर सॉल्व ही करना है। ठीक है, पहली लाइन में आपने इसको पुट कर दिया, 1/3 से सारे 1/3 कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, इधर भी 1/3 है और यहाँ पर भी है। क्लियर है इतनी बात? यहाँ पर ही बचेगा log 4 और ये दोनों हम एक साइड ले जाएंगे तो ये प्लस में आ जाएगा। ठीक है, एक काम आप कर सकते हैं, इसको तो आप इधर ले आओ और इसको इधर ले आओ तो ये दोनों प्लस में, ये इधर आके प्लस में हो जाएगा और प्लस में log की चीज़ों को हम मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं कि log a प्लस log b को हम log a b लिख सकते हैं। तो वही हमने किया, जब ये दोनों प्लस में आ जाएंगे तो इसको हमने मल्टीप्लिकेशन में लिख लिया, log से log कैंसिल हो जाएगा, 4 = इनकी मल्टीप्लाई कर ली दोनों की और इसको सॉल्व करके रिक्वायर्ड आंसर आ गया। आई होप आपको ये जो भी हमने आज क्वेश्चन डिस्कस करे हैं क्लियर होंगे और अगर